बच्चों जय श्री कृष्णा। बच्चों हम कक्षा 12वीं कृषि रसायन का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम मृदा कोलोइड है के बारे में पढ़ रहे थे। बच्चों अभी तक इस चैप्टर में हमने कोलोइड क्या होता है, कोलोइड के क्या क्या गुण होते हैं, मृदा कोलोइड क्या होता है, मृदा कोलोइड के क्या क्या गुण होते हैं। बच्चों जो मृदा कोलोइड के दो प्रकार देखे थे, अकार्बनिक मृदा कोलोइड और कार्बनिक मृदा कोलोइड, उसमें से हम अकार्बनिक मृदा कोलोइड और उसके महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। बच्चों जिनके वीडियोज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हो। बच्चों इस वीडियो में हम कार्बनिक मृदा कोलोइड क्या होता है, उसका क्या महत्व है, इसके अलावा बच्चों कार्बनिक मृदा कोलोइड और अकार्बनिक मृदा कोलोइड में क्या क्या अंतर होते हैं, इसके अलावा बच्चों जो मृत्तिका या क्ले होती है उस पर जो ऋणावेश की उत्पत्ति कैसे होती है इसकी बात करेंगे। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बनिक मृदा कोलोइड क्या होता है। तो बच्चों वो मृदा कोलोइड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना हुआ है उसे ही हम क्या कहेंगे, कार्बनिक मृदा कोलोइड। बच्चों ह्यूमस एक कार्बनिक मृदा कोलोइड होता है। बच्चों ह्यूमस क्या होता है, कोई भी मृत या मरा हुआ मान लो सड़ा गला कोई भी पादप या जीव जंतु है, उसके अपघटन से बच्चों जिस पदार्थ का निर्माण हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ह्यूमस कहते हैं। बच्चों प्रकृति में बहुत सारे सूक्ष्म जीव मिलते हैं जो कोई भी सड़े गले मृत पादप और जीव जंतुओं का बच्चों धीरे धीरे लगातार उनका अपघटन करते रहते हैं और एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ह्यूमस कहते हैं। बच्चों ह्यूमस का रंग कैसा होता है, तो ह्यूमस काले रंग का या गहरे भूरे रंग का अपघटित अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो कि जटिल पदार्थों का मिश्रण होता है। बच्चों इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमस होता है वो अभी हमने देखा कि सड़े गले मृत जीव जंतु जो भी थे या पादप थे बच्चों उनके अपघटन से बन रहा था। बच्चों ये कैसा होता है, अक्रिस्टलीय होता है, जबकि अकार्बनिक मृदा कोलोइड कैसा होता है, क्रिस्टलीय होता है। यानी बच्चों जो कार्बनिक मृदा कोलोइड या ह्यूमस होता है उसमें बच्चों जो इसके कणों की संरचना होती है वो अनियमित होती है, जबकि बच्चों अकार्बनिक मृदा कोलोइड कैसे होते थे बच्चों, क्रिस्टलीय होते थे, यानी उनकी निश्चित ज्यामितीय संरचना होती थी। बच्चों ये जटिल पदार्थों का मिश्रण का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो ह्यूमस होता है बच्चों ये हमें किससे मिलता है, सड़े गले मृत जो भी जीव जंतु या पादप है जो कि बच्चों कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, लिपिड है, इनसे मिलकर बने होते हैं। तो बच्चों ये भी ह्यूमस भी क्या होता है, जटिल पदार्थों का मिश्रण होता है। यानी बच्चों इसमें भी क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, यानी लिपिड मिलेगा। बच्चों ये उनका मिश्रण होता है इसके अंदर भी। इसके बाद बच्चों हमने देखा ये क्या है, एक मृदा कोलोइड का प्रकार है। तो बच्चों मृदा कोलोइड पे कौन सा विद्युत आवेश मिलता है, ऋणावेश मिलता है। तो बच्चों ह्यूमस पे भी कौन सा आवेश मिलेगा, ऋणावेश मिलेगा। ये भी धन आयनों को क्या करेगा बच्चों, आकर्षित करेगा और उनको अपनी सतह पर अधिशोषित करेगा। इसके बाद बच्चों इसकी जो धन आयन विनिमय क्षमता होती है वो मृत्तिका खनिज या क्ले मिनरल से अधिक होती है। बच्चों इसकी जो धन आयन विनिमय क्षमता होती है वो 150 से लेकर 300 सेंटीमोल पर किलोग्राम होती है, जबकि जो बच्चों मृत्तिका खनिज होता है इसकी धन आयन विनिमय क्षमता बच्चों 3 से लेकर 100 सेंटीमोल पर किलोग्राम तक इसकी धन आयन विनिमय क्षमता होती है। तो बच्चों ह्यूमस क्या है, एक कार्बनिक मृदा कोलोइड है। तो ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना होता है, यानी कार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है। बच्चों ह्यूमस की जो प्रकृति होती है वो पीएच पर निर्भर करती है, यानी बच्चों ह्यूमस अम्लीय होगा या क्षारीय होगा ये किस पर निर्भर करता है, उसकी पीएच पर। अगर मान लो बच्चों मृदा की पीएच जहाँ पे ह्यूमस मिल रहा है उसकी पीएच 7 से कम है तो ह्यूमस कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। अगर बच्चों पीएच 7 से ज्यादा है तो ह्यूमस की प्रकृति कैसी होगी बच्चों, क्षारीय। इसके बाद बच्चों ह्यूमस का जो कोलोइडल संगठन होता है वो सिलिकेट मृत्तिका के कणों के समान होता है। बच्चों इसका मतलब ये है कि जैसे सिलिकेट क्ले होती है बच्चों उसमें क्या होता है, जो ऋणावेश मिलता है, ऐसे ही इसमें भी क्या मिलेगा, ऋणावेश मिलेगा। उस ऋणावेश के ऊपर बच्चों कौन अधिशोषित रहते थे, धन आयन। तो यहाँ पे भी कौन अधिशोषित रहेंगे बच्चों, धन आयन रहेंगे। इसके अलावा बच्चों जैसे सिलिकेट मृत्तिका के कणों में वो अधिशोषण का गुण, ब्राउनियन गति, टिंडल प्रभाव, ससंजन, आसंजन, फैलाव, संकुचन, ये सारे गुण मिल रहे थे बच्चों। यही सभी गुण किसमें मिलेंगे, ह्यूमस में या कार्बनिक मृदा कोलोइड में। जो बच्चों ह्यूमस का मिसेल होता है उसमें 2 आयनिक परतें होती है। जो आंतरिक परत होती है बच्चों उस पर ऋणावेश होता है, जबकि जो बाह्य परत होती है उस पर बच्चों अधिशोषित धन आयन मिलते हैं। तो बच्चों ये जो टर्म आई है मिसेल, तो मिसेल क्या होता है इसे हम आगे समझेंगे। तो बच्चों अब हम समझेंगे ह्यूमस का मिसेल क्या होता है।
तो बच्चों मैंने ह्यूमस का एक कण बनाया जिसे मैंने ऋणावेश से प्रदर्शित करा है। ऐसे बच्चों में ह्यूमस के बहुत सारे कण बना सकता हूँ जिन्हें मैं ऋणायनों से प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो बच्चों इसी को मैं क्या कहूँगा, ह्यूमस का मिसेल। यानी बच्चों मिसेल का मतलब क्या होता है, किसी भी आवेशित कणों का या कोलोइडल कणों का समूह बनाना, झुंड बनाना या उनका इकट्ठा होना ही क्या कहलाता है बच्चों, मिसेल का निर्माण होना। यानी अगर बच्चों ये ह्यूमस के कण हैं जिन पर ऋणावेश मिल रहा है, ये झुंड बनाया बच्चों मैंने उनका, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ह्यूमस का मिसेल। अगर बच्चों में कोलोइडल कण बनाऊं तो मैं इसको क्या बोलूंगा, कोलोइडल कणों का मिसेल। अगर बच्चों में बोलूं सिलिकेट मृत्तिका के कण हैं तो इसको मैं क्या कहूंगा बच्चों, सिलिकेट मृत्तिका का मिसेल। तो बच्चों आपको सीधा सीधा ये ध्यान रखना है, मिसेल क्या होता है, आवेशित कणों का या कोलोइडल कणों का समूह बनाना ही क्या कहलाता है बच्चों, मिसेल कहलाता है। और बच्चों ये जो इस पर ऋणावेश मिलेगा इस वजह से किसको आकर्षित करेगा बच्चों, धन आयनों को आकर्षित करेगा और अपनी सतह पर जोड़ लेगा और इनको अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेगा। तो बच्चों यहाँ कितनी आयनिक परतें बन गई है, 2 आयनिक परतें बन गई है। तो बच्चों इससे पहले वाले बिंदु में हमने क्या देखा था, ह्यूमस में 2 आयनिक परतें होती हैं, एक बाह्य परत और एक आंतरिक परत। जो बाह्य परत है बच्चों वो किसकी मिलकर बनी होती है, अधिशोषित धन आयनों की। तो बच्चों आपसे जेट में ये भी पूछ सकते हैं, ह्यूमस की जो आयनिक परत होती है उसमें जो बाह्य परत होती है वो किसकी मिलकर बनी होती है, तो हम क्या बोलेंगे, अधिशोषित धन आयनों की। जबकि बच्चों इसकी आंतरिक परत पर क्या मिलता है, ऋणावेश मिलता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि ह्यूमस में ऋणावेश कैसे आया। तो बच्चों ह्यूमस के अंदर हाइड्रोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल समूह, इसके अलावा बच्चों उसके अंदर बहुत सारे फिनोलिक समूह मिलते हैं। तो बच्चों जो हाइड्रोक्सिल समूह और कार्बोक्सिल समूह और फिनोलिक समूह में जो ये ऑक्सीजन परमाणु है इस पर बच्चों ऋणावेश मिलता है। तो इस ऋणावेश की वजह से बच्चों ह्यूमस के जो कण है उनका कौन सा आवेश मिलता है बच्चों, ऋणावेश मिलता है। यानी बच्चों मैं क्या कह सकता हूँ, ये मैंने ह्यूमस के मिसेल की आंतरिक परत बनाई है जिस पर कौन सा आवेश मिल रहा है बच्चों, ऋणावेश मिल रहा है। अभी ऋणावेश की वजह से बच्चों ये क्या करेगा, धन आयनों को आकर्षित करेगा। तो कौन कौन से धन आयनों को आकर्षित कर सकता है बच्चों, ये विभिन्न प्रकार के धन आयनों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। इसके अलावा बच्चों अमोनियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम आयन हो सकते हैं। तो बच्चों हमने पहला बिंदु के इसमें क्या लिखा हुआ है, मिसेल या जो आयनिक परत होती है बच्चों उस पर H+, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, अमोनियम आयन आदि धन आयनों के रूप में बच्चों अधिशोषित रहते हैं। यानी ये बाह्य परत बनाए बच्चों और हमने आंतरिक परत बनाई है। तो बच्चों आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ह्यूमस के अंदर जो हाइड्रोक्सिल समूह मिल रहा था या कार्बोक्सिल समूह मिल रहा था बच्चों, इसमें जो हाइड्रोक्सिल समूह या कार्बोक्सिल समूह में ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और बच्चों मृदा की पीएच 7 से कम है, यानी मृदा की अवस्था कैसी है, अम्लीय है। तो बच्चों इस हाइड्रोक्सिल समूह या कार्बोक्सिल समूह से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यानी H जुड़ा हुआ है बच्चों, यहाँ ये दृढ़तापूर्वक या मजबूती से जुड़ा होगा, यानी यहाँ से किसी अन्य धन आयन से विस्थापित नहीं होगा बच्चों, आसानी से विस्थापित नहीं होगा। लेकिन बच्चों अगर मान लो उस मृदा की पीएच क्या है, 7 से ज़्यादा है, यानी बच्चों वहाँ सारी अवस्था मिल रही है, तो बच्चों क्या होगा, हाइड्रोक्सिल समूह में या कार्बोक्सिल समूह में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ जो H+ आयन है, ठीक है बच्चों, यहाँ से H+ आयन की फॉर्म में आयनीकृत हो जाएगा, यानी यहाँ से H+ की फॉर्म में निकल जाएगा। तो बच्चों ऑक्सीजन पे कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश मिल जाएगा। यानी बच्चों आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि अगर पीएच 7 से कम है, मृदा की अवस्था अम्लीय है, तो बच्चों हाइड्रोक्सिल समूह या कार्बोक्सिल समूह में जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो आसानी से अन्य धन आयन द्वारा विस्थापित नहीं होगा। जबकि बच्चों सारी अवस्था में या मृदा की पीएच 7 से ज़्यादा होगी तो बच्चों हाइड्रोक्सिल समूह या कार्बोक्सिल समूह पर जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो H+ आयन के रूप में निकल जाएगा, यानी वहाँ आयनीकरण हो जाएगा और ऑक्सीजन पे कौन सा आवेश आ जाएगा बच्चों, ऋणावेश आ जाता है। तो बच्चों यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। बच्चों इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है अकार्बनिक एवं कार्बनिक कोलोइड में अंतर। बच्चों ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों अकार्बनिक कोलोइड में हमने देखा ये कैसा होता है, क्रिस्टलीय होता है, जबकि कार्बनिक कोलोइड बच्चों कैसा होता है, अक्रिस्टलीय होता है। बच्चों अकार्बनिक कोलोइड की जो संरचना होती है वो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है, जबकि कार्बनिक कोलोइड की संरचना किससे मिलकर बनी होती है बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बनी होती है। बच्चों जो अकार्बनिक कोलोइड है वो किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, खनिज पदार्थों से, जबकि कार्बनिक कोलोइड बच्चों क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं।
बच्चों अकार्बनिक कोलॉइड में हमने देखा था कितने प्रकार के होते थे, 2 प्रकार के, सिलिकेट मृत्तिका और आयरन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हमने बच्चों आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिस्को ऑक्साइड भी कहा था। जबकि बच्चों कार्बनिक कोलॉइड कितने प्रकार का होता है, 1 प्रकार का, जिसमें कौन आता है बच्चों, ओनली ह्यूमस आता है। इसके अलावा बच्चों हमने देखा था कि जो धन आयन विनिमय क्षमता यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और जल धारण क्षमता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अकार्बनिक कोलॉइड की बच्चों क्या होती है, कम होती है, जबकि कार्बनिक कोलॉइड की धन आयन विनिमय क्षमता और जल धारण क्षमता बच्चों ये इसकी अधिक होती है। बच्चों जो अकार्बनिक कोलॉइड में ऋणावेश मिलता है वो किस वजह से मिलता है, हाइड्रोक्सिल समूह के कारण मिलता है, जबकि बच्चों यहाँ कार्बनिक कोलॉइड में ऋणावेश का स्रोत हाइड्रोक्सिल, कार्बोक्सिल और फिनोलिक समूह होता है, यानी इसमें बच्चों जो ऑक्सीजन परमाणु मिल रहा है उसकी वजह से। बच्चों अकार्बनिक कोलॉइड में जो धन आयन विनिमय क्षमता होती है, यानी अकार्बनिक कोलॉइड की धन आयन विनिमय क्षमता बच्चों 3 से लेकर 100 सेंटीमोल पर किलोग्राम होती है, जबकि कार्बनिक कोलॉइड या ह्यूमस की धन आयन विनिमय क्षमता 150 से लेकर 300 सेंटीमोल पर किलोग्राम होती है। बच्चों ये आपको ध्यान रखना। बच्चों इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ह्यूमस या कार्बनिक मृदा कोलॉइड का मृदा में महत्व। बच्चों ह्यूमस का मृदा के गुणों में या मृदा की उर्वरता में महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसको हम विभिन्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। बच्चों जो हमारा पहला बिंदु है वो है मृदा संरचना। बच्चों ह्यूमस मृदा के कणों को बांधने की क्षमता रखता है, इससे मृदा की संरचना में सुधार होता है। बच्चों जो दूसरा बिंदु है वो है धन आयन विनिमय क्षमता। तो बच्चों आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है, जो जेड में पूछा हुआ भी है कि किसी भी मृदा की उर्वरता को धन आयन विनिमय क्षमता द्वारा इंगित किया जाता है, यानी किसी मृदा में अगर मान लो बच्चों उर्वरता ज्यादा है तो धन आयन विनिमय क्षमता भी अधिक होती है। अगर मान लो किसी मृदा की धन आयन विनिमय क्षमता अगर कम है तो वहाँ की मृदा उर्वरता कम होती है। बच्चों ये ध्यान रखना है। तो ह्यूमस की बच्चों धन आयन विनिमय क्षमता 150 से 300 सेंटीमोल पर किलोग्राम होती है। तो बच्चों यानी अगर मान लो ह्यूमस किसी मृदा में ज्यादा होगा तो वहाँ धन आयन विनिमय क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बच्चों ये ह्यूमस धन आयनों का भंडार होता है और ये धन आयनों के निक्षालन को रोकता है, यानी ये धन आयनों को जो मृदा से धन आयन होते हैं बच्चों उनको बहने से रोकता है, यानी उन धन आयनों की कमी नहीं होने देता। इसके बाद जो अगला बिंदु है बच्चों वो है मृदा तापमान। बच्चों ह्यूमस काले रंग का होने के कारण सूर्य के ताप को ज्यादा अवशोषित करता है बच्चों, तो ज्यादा अवशोषित करेगा तो मृदा के ताप में वृद्धि करता है। इसके बाद बच्चों जो अगला बिंदु है वो है जल धारण क्षमता। बच्चों ह्यूमस के कारण मृदा की जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है और पौधों को जल अधिक उपलब्ध रहता है। बच्चों इसके बाद जो अगला बिंदु है वो है सुगठिता एवं ससंजन। बच्चों सुगठिता क्या होता है, किसी भी वस्तु में या किसी भी पदार्थ में अगर बच्चों हम क्या कर रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं तो उसके आकार या आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। लेकिन बच्चों उस बल को हटाने पर भी उसका आकार या आकृति वैसी की वैसी बनी रहती है, तो उससे हम क्या कहते हैं बच्चों, सुगठिता। बच्चों ससंजन क्या होता है, समान गुणों या समान प्रकृति वाले अणुओं के मध्य आकर्षण बल को क्या कहते हैं बच्चों, ससंजन कहते हैं। बच्चों कोलोइडल कणों में गुण पाए जाते हैं, तो ह्यूमस क्या है, कोलोइडल कण है तो उसमें भी गुण पाए जाते हैं। लेकिन बच्चों ह्यूमस से मृदा की सुगठिता या ससंजन गुणों में क्या होती है बच्चों, कमी होती है, ये ध्यान रखना है बच्चों आपको। इसके बाद बच्चों जो अगला बिंदु है उभय प्रतिरोधन क्षमता, जिसे बफर क्षमता भी कहते हैं या बफरिंग कैपेसिटी भी कहते हैं। बच्चों बफर क्षमता या उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या होती है, किसी भी पदार्थ का अगर उसकी पीएच में जो परिवर्तन आ रहा है उसके लिए उसमें प्रतिरोध करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं बच्चों, बफर क्षमता कहते हैं। यानी बच्चों बफर क्षमता को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो बच्चों मैंने एक बीकर लिया है, इस बीकर में मैंने जल भरा हुआ है बच्चों। ये जो जल है बच्चों इसकी पीएच कितनी है बच्चों, 7 है, ठीक है बच्चों। लेकिन जैसे बच्चों में स्मॉल यानी इसमें कम मात्रा में बच्चों, इसमें जैसे ही मैं अम्ल मिलाऊंगा बच्चों तो इसकी पीएच 7 से अचानक कम हो जाएगी। जैसे ही बच्चों इसमें मैं अगर क्षार मिला रहा हूँ तो इसकी पीएच बच्चों 7 से ज़्यादा हो जाएंगी। तो बच्चों यानी जल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कम मात्रा में बच्चों अम्ल या क्षार मिलाने पर इसकी पीएच में परिवर्तन आ जाता है, यानी इसकी पीएच में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध नहीं दर्शाता। लेकिन बच्चों ऐसे पदार्थ जिनमें अम्ल या क्षार मिलाने पर भी इनकी पीएच में एकदम परिवर्तन ना आए या उस पीएच परिवर्तन के लिए उनमें प्रतिरोध हो, उसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, बफर क्षमता। यानी बच्चों अगर मैं इसकी जगह कोई एक ऐसा पदार्थ लेता हूँ
जो क्या करता है बच्चों, थोड़ी सी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर भी उसकी पीएच बच्चों वैसी की वैसी बनी रहे, यानी उसकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं आए, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, किस पदार्थ की बफरिंग कैपेसिटी या बफर क्षमता अधिक है। तो बच्चों जिस भी पदार्थ की बफर क्षमता अधिक होगी उसमें अधिक मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर भी पीएच में परिवर्तन नहीं होगा, ये अपने को ध्यान रखना है बच्चों। तो बच्चों ह्यूमस की बफर क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो यानी बच्चों इससे मृदा को क्या फायदा है कि मृदा में अगर हम थोड़े बहुत मात्रा में अम्ल या क्षार मिला रहे हैं, यानी उसमें अम्लीय पदार्थ या क्षारीय पदार्थ मिला रहे हो, तो भी पीएच में एकदम से परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों किस वजह से नहीं होता है ये, क्योंकि ह्यूमस की बफर क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। यानी बच्चों जिस मृदा में मैं ह्यूमस मिला दूंगा उसकी बफर क्षमता बढ़ जाएगी, यानी उसमें आप अम्ल मिलाओ या क्षार मिलाओ उसकी पीएच में अचानक परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद बच्चों जो अगला बिंदु है वो है पोषक तत्व उपलब्धता। बच्चों ह्यूमस पर ऋणावेश के कारण वो विभिन्न प्रकार के धन आयन जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, अमोनियम आदि को क्या करता है बच्चों, अपनी सतह पर अधिशोषित करता है। और बच्चों ये सभी धन आयन क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। तो बच्चों इनका भंडार होने के कारण पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मृत्तिका या क्ले कणों पर आवेश की उत्पत्ति। यानी बच्चों जो मृत्तिका या क्ले है उस पर जो ऋणावेश मिल रहा है वो ऋणावेश की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो बच्चों ये जो ऋणावेश है ये दो विधियों द्वारा उत्पन्न होता है। जो पहली विधि है बच्चों वो है खुले क्रिस्टलीय किनारों द्वारा, जिसे हम आयनीकृत हाइड्रोजन आयन विधि भी कहते हैं बच्चों। जो दूसरी विधि है वो है समाकृतिक प्रतिस्थापन, जिसकी बच्चों हमने जब हम मोंट मोरियोलाइट, ईलाइट और केओलाइनाइट के गुणों में तुलना कर रहे थे, जहां पर बच्चों हमने इसकी बात भी करी थी। तो बच्चों हम पहली विधि को डिस्कस करेंगे। तो पहली विधि बच्चों कौन से, खुले क्रिस्टलीय किनारों द्वारा। तो बच्चों खुले क्रिस्टलीय किनारों द्वारा भी मृत्तिका या क्ले कणों पर ऋणावेश की उत्पत्ति होती है। बच्चों क्या होता है, जो क्ले की क्रिस्टलीय संरचना होती है, यानी जिसमें बच्चों सिलिका की परत मिल रही थी और एल्यूमिना की परत मिल रही थी। तो बच्चों सिलिका के चारों ओर क्या आते हैं, ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल समूह थे। ऐसे बच्चों एल्यूमिना में भी क्या आते हैं, एल्यूमिनियम के चारों ओर बच्चों क्या आते हैं, ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल समूह थे। तो बच्चों जो हाइड्रोक्सिल समूह और जो एल्यूमिनियम या सिलिकॉन है बच्चों, इनके बीच में असंतुष्ट संयोजकताएं मिलती है। बच्चों इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो बच्चों कोई भी अणु होता है तो उसमें एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है, और दोनों का आवेश मिलकर बच्चों अणु कैसा होता है, उदासीन होता है। लेकिन बच्चों यहाँ जो सिलिका की परत है और एल्यूमिना की परत है, तो सिलिका की परत में जो हाइड्रोक्सिल या ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए हैं, ऐसे एल्यूमिना की परत में एल्यूमिनियम से जो ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल परमाणु जुड़े हुए हैं, इनकी बच्चों संयोजकताएं कैसी होती है, असंतुष्ट होती है, यानी उनमें जो धनायन और ऋणायन है उसका मात्रा बराबर नहीं होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्या होता है, सिलिका और एल्यूमिना की बाह्य सतहों पर ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े रहते हैं। बच्चों ये ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल समूह ही ऋणावेशी स्थानों की तरह कार्य करते हैं, यानी बच्चों इस ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल समूह की वजह से क्या आता है, ऋणावेश आता है। इन जगहों पर ही बच्चों ऋणावेश आता है। तो बच्चों जो पीएच जैसे ही अधिक हो जाती है मृदा की, तो ये जो हाइड्रोक्सिल समूह में जो ये हाइड्रोजन मिला है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, आयनीकृत हो जाएगा, यानी यहाँ से H+ की फॉर्म में निकल जाएगा और ऑक्सीजन पे कौन सा आवेश आ जाता है बच्चों, ऋणावेश आ जाता है। तो बच्चों ये जो कितना ऋणावेश आएगा ये पीएच पर निर्भर करता है, यानी बच्चों ये आवेश किस पर निर्भर करता है, पीएच पर निर्भर करता है। तो बच्चों जैसे सिलिका की परत में सिलिकॉन हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ बता रखा है, तो बच्चों जैसे पीएच ज्यादा होती है या क्षारीय अवस्था में, जैसे यहाँ OH- आयन की कंसंट्रेशन बच्चों ज्यादा होगी, यानी यहाँ OH- आयन की सांद्रता जैसे ज्यादा होगी, तो बच्चों यहाँ से ये H आयोनाइज हो जाएगा, यानी आयनीकृत हो जाएगा और H+ की फॉर्म में यहाँ से बच्चों निकल जाएगा, और यहाँ इससे जुड़कर क्या बना लेगा बच्चों, H2 बना लेगा, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा आवेश आ जाएगा बच्चों, ऋणावेश आ जाएगा। यानी इसी तरीके से बच्चों ये जो एल्यूमिना परत में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ है बच्चों किनारों पर, तो किनारों पर बच्चों क्या होगा, सारी अवस्था में ये OH- आयन की अधिकता होगी। ये OH- आयन बच्चों इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, आयनीकृत कर देगा, यहाँ से ये H+ की फॉर्म में निकल जाएगा। तो बच्चों यहाँ से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा और H2O का निर्माण होगा। तो बच्चों ये जो सिलिका और एल्यूमिना की परत है, इसके किनारों पर जो ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं, यहाँ से H आयनीकृत होने के बाद जो ऑक्सीजन परमाणु है उस पर कौन सा आवेश आ जाता है बच्चों, ऋणावेश आता है। तो हमने बच्चों ये पढ़ा भी था कि अकार्बनिक मृदा कोलोइड में हाइड्रोक्सिल समूह की वजह से क्या आता है, ऋणावेश आता है।
तो बच्चों अभी हमने खुले क्रिस्टलीय किनारों द्वारा मृत्तिका पर या क्ले पर जो ऋणावेश की उत्पत्ति होती है वो देख लिया है। बच्चों अब हम दूसरी विधि जो कि क्या है, समाकृतिक प्रतिस्थापन, जिससे भी मृत्तिका या क्ले कणों पर ऋणावेश उत्पन्न होता है उसकी बात करेंगे। तो बच्चों समाकृतिक प्रतिस्थापन या आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? बच्चों कोलोइडल कणों पर जो ऋणावेश मिलता है वहां पर जो धनायन जुड़ा हुआ है उस धनायन को कोई अन्य धनायन क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर दे। लेकिन बच्चों यहाँ एक शर्त क्या होती है कि जो दोनों धनायन है उनका आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसे हम क्या कहेंगे, समाकृतिक प्रतिस्थापन। यानी कोलोइडल कणों पर उपस्थित एक धनायन को कोई दूसरा धनायन प्रतिस्थापित कर दे जिनका आकार आपस में कैसा हो बच्चों, समान हो। इसे ही हम क्या कहेंगे, समाकृतिक प्रतिस्थापन। बच्चों इसको हमने जब हम मोंटमोलाइट और ईलाइट के गुणों में जब तुलना कर रहे थे तब भी समझा था। तो बच्चों इसके हम दो एग्जाम्पल देखेंगे। जो पहला एग्जाम्पल है वो है जो ईलाइट प्रकार की मृत्तिका होती है उसमें जो सिलिका परत होती है बच्चों, उसमें जो सिलिकॉन उपस्थित होता है उसको किससे प्रतिस्थापित कर दिया जाए, एल्यूमिनियम से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो भी इस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसको बच्चों हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो सिलिका परत होती है उसमें बच्चों क्या होता है, सिलिकॉन जो होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, या उसकी संयोजकता कितनी होती है, +4, 1 2 3 4। यानी बच्चों इसकी संयोजकता कितनी होगी, +4। और बच्चों इस पे जो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, यानी सिलिका का सूत्र क्या होता है बच्चों, SiO2। इस पे जो दोनों ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तो एक ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, -2। दूसरे ऑक्सीजन की संयोजकता भी कितनी होती है बच्चों, -2। तो बच्चों दो ऑक्सीजन परमाणु की कुल संयोजकता कितनी होगी, -4। और सिलिकॉन की संयोजकता कितनी है, +4। तो बच्चों इस पर पूरा आवेश कितना होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यानी 0। यानी सिलिका की परत कैसी है बच्चों, उदासीन है। यानी बच्चों इस सिलिका परत में से मैं सिलिकॉन को एल्यूमिनियम द्वारा बच्चों क्या कर दूं, प्रतिस्थापित कर दूं। इनका आकार बच्चों लगभग क्या होता है, समान होता है। ये भी धनायन और ये भी धनायन है। इस वजह से बच्चों इसको हम क्या कहेंगे, समाकृतिक प्रतिस्थापन। तो जैसे ही बच्चों इसको मैंने एल्यूमिनियम से प्रतिस्थापित करा तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, +3। ये जो ऑक्सीजन है और जो ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन पे -2 संयोजकता है तो दो ऑक्सीजन पे कितनी संयोजकता होगी, -4 होगी। तो बच्चों इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, -1। यानी बच्चों इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश। इसी तरीके से बच्चों हम दूसरे उदाहरण को भी समझ सकते हैं कि जो मोंटमोलाइट मृत्तिका होती है बच्चों, इसमें जो एल्यूमिना परत होती है तो उसमें जो एल्यूमिनियम उपस्थित होता है उसको मैग्नीशियम या आयरन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर भी इस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो एल्यूमिना परत होती है उसमें जो एल्यूमिनियम है उसकी संयोजकता बच्चों कितनी होती है, +3। इसमें जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसकी संयोजकता कितनी है बच्चों, -2। और जो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है इसकी संयोजकता कितनी है, -1। तो बच्चों -2 और -1 कितना होगा, -3 और +3 कितना होगा बच्चों, 0। यानी जो एल्यूमिना परत है कैसी है, उदासीन। लेकिन बच्चों मैं क्या करूं, ये जो एल्यूमिनियम आयन है इसको अन्य धनायन जैसे मैग्नीशियम या आयरन जिनका आकार लगभग समान हो द्वारा प्रतिस्थापित कर दूं बच्चों, तो इस पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। यानी यहाँ जो मैग्नीशियम है उसकी संयोजकता कितनी होगी, +2 और हाइड्रोक्सिल समूह की -1 और जो ऑक्सीजन है इसकी संयोजकता -2। तो बच्चों टोटल कितना का, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, -1। यानी बच्चों समाकृतिक प्रतिस्थापन द्वारा ये जो एल्यूमिना की परत है इस पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया है। यानी बच्चों मृत्तिका या क्ले पर दोनों विधियों द्वारा, कौन कौन सी विधि बच्चों, खुले क्रिस्टलीय किनारों द्वारा जिसे हमने आयनीकृत हाइड्रोजन आयन विधि भी कहा था बच्चों, और दूसरी विधि कौन से, समाकृतिक प्रतिस्थापन द्वारा मृत्तिका कणों पर या क्ले कणों पर ऋणावेश की उत्पत्ति की जा सकती है। यानी बच्चों खुले क्रिस्टलीय किनारों द्वारा जिसे हमने बच्चों आयनीकृत हाइड्रोजन आयन विधि भी कहा था, और समाकृतिक प्रतिस्थापन द्वारा मृत्तिका कणों पर या क्ले के कणों पर बच्चों ऋणावेश की उत्पत्ति होती है। यह आपको ध्यान रखना है बच्चों, पेपर में से पूछ भी सकता है 1 मार्क्स में कि मृत्तिका के कणों पर ऋणावेश की उत्पत्ति होने वाले 2 विधियों के नाम बताओ। तो बच्चों आपको दोनों के नाम लिखने हैं। तो बच्चों ये आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है।